Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic, students, is the Lenz's law. लेंस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे आज. इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने फेरेडेज लॉ के बारे में पढ़ा था कि दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ बेसिकली द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी जो रेट ऑफ चेंज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है विद द टाइम, तो इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पर बन रही है वो अपने ही कॉज को क्या करती है, अपोज करती है. लेंस लॉ हमें क्या बताता है कि जो ये एक रशियन साइंटिस्ट था, लेंस जो है एक रशियन साइंटिस्ट था. इसने 1834 में बताया था, फाउंड दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज लीड्स टू एन इंड्यूस्ड करंट दैट अपोजेस द चेंज विच इंड्यूसेस द ईएमएफ. यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली लीड करती है इंड्यूस्ड करंट को, और वो जो इंड्यूस करंट है वो अपने ही कॉज को यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करती है, अपोज करती है. तो जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है इस लेंस लॉ की, वो भी यही है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो हमेशा अपोज करती है उस चेंज को जो कॉज करता है उसके करंट को, यानी ईएमएफ ही को कॉज करेगी इंड्यूस करंट. सो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए लेंस ने हमें ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करके बताया था कि जो कंडीशन है इसकी एप्लीकेशन की, उसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस इंड्यूस करंट अपोजेस इट्स कॉज, वो अपने ही कॉज को अपोज कैसे करता है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और साथ ही हमने एक कॉयल जो है विद द गैल्वेनोमीटर सिंपली अटैच किया हुआ है. इसके साथ कोई भी सोर्स नहीं है. जैसे कि इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मोशन ऑफ अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी और साथ ही हमारे पास कोई कॉयल प्लेस होगा, तो उस कॉयल में इंक्रीजिंग फ्लक्स और डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से करंट जो है वो इंड्यूस होगा. यही चीज़ हमने यहाँ पर भी देखनी है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है और साथ नेबर में ही उसके हमारे पास एक कॉयल प्लेस्ड है, और कॉयल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है ताकि हम डिटेक्शन ऑफ करंट को वहाँ पर देख सकें. तो सबसे पहले तो हमने इस केस में जो है इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉयल लेके जाना है. जब हम राइट हैंड साइड ऑफ द कॉयल, यानी वेलोसिटी जो है हमारी इस डायरेक्शन में होगी टूवर्ड्स द कॉयल, तो होगा ये कि कॉयल में क्या होगा, इंक्रीजिंग जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो चीज़ हम पहले पढ़ के आए हैं, इफ़ बार मैग्नेट मूव्स टूवर्ड्स द राइट, यानी मूव करेगा टूवर्ड्स द कॉयल, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड पे जब मूव करेगा, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉयल में से ज़्यादा पास करेंगी. इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा, और उसकी वजह से, इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से इस कॉयल के गिर्द जो है वो करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, और उसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, जो कि हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं. तो जो इंड्यूस करंट है उसकी वजह से जो यहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे. यानी डायरेक्शन ऑफ जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेंगी, विच इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. और अगर हमारा थंब को हम इंडिकेट करेंगे, दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पार्ट को वो थंब जो है इंडिकेट करेगा. तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी नॉर्थ है जो हमारा मैग्नेट है, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करंट की वजह से यहाँ पर बन रही है उसका भी नॉर्थ है. तो नॉर्थ और नॉर्थ जो पोल्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो सिमिलर पोल्स होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो यहाँ जो इंड्यूस करंट की वजह से जो इंड्यूस करंट है बेसिकली उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो अपोज करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कि वो इस तरफ मूव ना करें, इंक्रीजिंग फ्लक्स ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जो है वो मत बने.
तो इसका मतलब ये है कि जब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ दिस मैग्नेट को, तो ये जो यहाँ पर इंड्यूस करंट बनेगा वो इसको अपोज करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ ना करे। और वो कौन करेगा? इंड्यूस करंट जो है वो, जो यहाँ पर करंट पैदा हो रहा है, वही पैदा होने के बाद इंड्यूस करंट बेसिकली इस कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। अब सिमिलरली हम इसी चीज़ को इन अदर वे राउंड देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इस केस में मैंने इस बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम दी जो है वो कॉइल लेके जाऊंगी। जब अवे फ्रॉम दी कॉइल हम इसको लेकर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इफ़ बार मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम दी कॉइल, तो फ्लक्स जो इसमें जो फ्लक्स है वो डिक्रीज़ होगा। दिस इज़ द डिक्रीजिंग फ्लक्स। फ्लक्स जो क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा, और जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और ये हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस स्टार्टिंग टॉपिक में बाय राइट हैंड रूल। तो इसका मतलब है जो डिक्रीजिंग फ्लक्स है उसकी वजह से यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और करंट की वजह से जो यहाँ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स शो करेंगे आपके डायरेक्शन ऑफ करंट को विच इज़ डाउनवर्ड, एंड योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ जो कि राइट हैंड साइड पे आ रही है। और अगर हम यहाँ से पोल्स को देखते हैं तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस केस में हम इस बार मैग्नेट को अवे लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन आ रही है। यानी अवे लेके जाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा। तो जब हम अवे जाना चाहते हैं यहाँ अट्रैक्शन आ जाती है। अगर हम टूवर्ड्स जाना चाहते हैं, इसके पास जाना चाहते हैं, तो रिपल्जन आ जाती है। तो चाहे इंक्रीजिंग फ्लक्स हो या डिक्रीजिंग फ्लक्स हो, दोनों केसेस में जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपने ही कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। सो लेंस ने हमें इसी चीज़ को बताया कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है ये अपने ही अपोज को हमेशा अपने ही कॉज को हमेशा अपोज करेगी, चाहे वो डिक्रीजिंग फ्लक्स में हो। डिक्रीजिंग फ्लक्स में ये अट्रैक्शन हो जाएगी तो ये इसको डिक्रीज़ नहीं होने देगा, और इंक्रीजिंग फ्लक्स में ये रिपल्जन होगी, ये इसको इंक्रीज़ भी नहीं होने देगा। सो इन बोथ केसेस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्लक्स के केसेस में इंड्यूस्ड करंट जो है वो अपने ही कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। लेंस लॉ का जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है दैट इज़ बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंस लॉ को हमने यहाँ पर बताना है, कंक्लूड करना है कि क्या लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है या नहीं करता। तो हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि रॉड जो है इन रेल्स पे मूव कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है, और अगर हम इस रॉड को एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं टूवर्ड्स एंड राइट हैंड साइड, यानी इस साइड पे वेलोसिटी देते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी देते हैं, तो हमें पता है बाय राइट हैंड रूल के मुताबिक इस रॉड में जो करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि जब हम इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली इस एरिया में, इस क्लोज्ड एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और अभी हमने ये बताया कि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज द करंट इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और राइट हैंड रूल से भी हमें पता है, अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को लेते हैं और फिंगर्स की डायरेक्शन इनटू द पेपर हैं, तो पाम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो करंट मूव करेगा इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, तो जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, जो मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड के ऊपर लग रही होगी, वो भी हम बाय विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड रूल फाइंड आउट करेंगे। जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट को शो करेगी, ठीक है, और फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगी, दैट इज इनटू द पेपर। और पाम इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आप इस रॉड को राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, लेकिन जो इंड्यूस करंट होने के बाद जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन हमारे एक्सटर्नल फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ठीक है। और ये भी राइट हैंड रूल से हमें पता चलता है कि थंब इंडिकेट करता है अपवर्ड डायरेक्शन करंट की, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, फोर्स की टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ इंड्यूसेस करंट है, एक्सटर्नल ड्रैगिंग फोर्स, ये वाली जो फोर्स है आपको नज़र आ रही है एक्सटर्नल ड्रैगिंग फोर्स, और जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स बन रही है इस यहाँ पर करंट के इंड्यूस होने की वजह से, ये दोनों सेम इन
मैग्नीट्यूड होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, और ये मस्ट बी अप्लाइड टू द एक्सपेरिमेंट टू कीप द रॉड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये इसलिए यहाँ पर अप्लाई होती है कि की जाती भी है कि वहाँ पर हम रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकें। सो दिस एनर्जी इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये जो एनर्जी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसके रिजल्ट में जो ये मैग्नेटिक फोर्स वहाँ इंड्यूस हो रही है, ये बेसिकली सोर्स है इंड्यूस करंट का, जिसकी वजह से यहाँ एक इस लूप में एक कांस्टेंट करंट क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी आप एनर्जी दे रहे हैं उतनी एनर्जी वहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस या इंड्यूस भी हो रही है। सो यहाँ पर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल करंट जो है वो फ्लो करता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हम सपोज करते हैं कि करंट मूव करता है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उस केस में जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, और अगर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स बनती है तो उस केस पे जो रॉड के ऊपर फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो राइट हैंड साइड पे मूव करता है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगा। इट विल मूव विद द एक्सेलरेशन, यानी उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर इंक्रीज करती जाएगी। सो द फोर्स एक्सेलरेट्स द रोड टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सो इसकी वजह से इंड्यूस होता है स्ट्रॉन्गर करंट। स्ट्रॉन्गर करंट जो है वो इंड्यूस होता है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इंक्रीज़ कर जाती है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जो रॉड है वो एक्सेलरेट करती जाएगी मोर एंड मोर, उसकी एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा तेज़ होती जाएगी। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो लेंस है वो जो सिस्टम है वो जो है वो मूव स्टार्टिंग में तो विद स्मॉल एनर्जी जो है वो मूव करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती जाती है और वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करती जाती है, और एक टाइम ये आता है कि जो सिस्टम है वो सेल्फ परपेटुएटिंग हो जाता है, यानी कि खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑपरेट करना शुरू हो जाता है, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी कि हम उसको फोर्स लगाते हैं और वो एक टाइम के बाद खुद ब खुद जब हम फोर्स हटा भी लेते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो मूव करती रहती है। तो यहाँ पर जो है वो हम कहते हैं कि ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंस लॉ होल्ड नहीं करता, और इट इज़ अगेंस्ट दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ से हमें पता चला है कि लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इफ करंट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ड्रैगिंग फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स induced magnetic force when they are in opposite direction and with same magnitude, वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि जो हमारी रोड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके। और इन द अदर वे भी हमने ये बताया कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उस वक्त हमारी एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो रोड जो है वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा और जो सिस्टम है वो सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। तो एक्चुअली में ऐसी कोई फोर्स नहीं होती कि जब हम थोड़ी देर के लिए फोर्स लगाते हैं और हटा भी लें तो सिस्टम खुद ब खुद मूव कर सके। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो है वो अगेंस्ट है। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ लेंस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेयर एज लेंस लॉ होल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेन द करंट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थैंक यू।